नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्पेसिएशन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रजातिकरण। अब आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्पेसिएशन क्या है, मतलब प्रजातिकरण क्या है। स्पेसिएशन शब्द को किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था, स्पेसिएशन के मैकेनिज्म को किस वैज्ञानिक ने दिया था, फादर ऑफ स्पेसिएशन के नाम से किस वैज्ञानिक को जानते हैं। इसके बाद स्पेसिएशन की सिंपल सी डिफिनीशन परिभाषा क्या हो सकती है, स्पेसिएशन का प्रमुख एडवांटेज क्या क्या हो सकता है, स्पेसिएशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, टाइप ऑफ स्पेसिएशन, और लास्ट में जानेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ स्पेसिएशन, मतलब स्पेसिएशन से नुकसान क्या है। तो देखिए, स्पेसिएशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रजातिकरण। तो देखिए, स्पीसीज और इसमें एशियन, तो स्पेसिएशन का मतलब क्या हो गया, शुद्ध भाषा में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। मीनिंग क्या गया कि स्पेसिएशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उद्विकासी प्रक्रिया है, जिसमें पहले से मौजूद जातियों से जेनेटिकली डिफरेंट जातियों का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा, स्पेसिएशन, या हिंदी में प्रजातिकरण, मतलब पहले से मौजूद पेड़ पौधे जीव जंतुओं की प्रजातियों से नई प्रजातियों का फॉर्मेशन होना। तो जो नई प्रजातियां बनेंगी वो अपने पेरेंट्स से क्या आती हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं। अब इस शब्द को दिया किसने था, तो स्पेसिएशन शब्द को अमेरिका के एक जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुक, तो कुक साहब ने 1906 में स्पेसिएशन शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन स्पेसिएशन की मैकेनिज्म किसने दिया था, कि मतलब इस बात को किस वैज्ञानिक ने बताया कि नहीं नई जातियों का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं, इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है, चार्ल्स डार्विन साहब को। चार्ल्स डार्विन साहब ने 1859 में ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि पहले से मौजूद जातियों से नई जातियों का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है। तो इस योगदान के लिए, इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए चार्ल्स डार्विन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ स्पेसिएशन, मतलब स्पेसिएशन के पिता के नाम से। क्यों, तो इन्होंने इसके बारे में डिटेल बताया था कि कौन कौन से कारण होते हैं, कितने टाइप के, इस चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने बताया था। अब अगर हम लोग इसकी परिभाषा देखें तो स्पेसिएशन क्या एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें पहले से प्री एग्जिस्टिंग जातियों से जेनेटिकली डिफरेंट न्यू जातियों का फॉर्मेशन होना। एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिएशन, जितनी नई नई जातियां बनेंगी, स्पेसिएशन से हमारा इकोसिस्टम जो होता है, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी होती है हमारी रीच होती है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इकोसिस्टम में हमारे विविध प्रकार की नई नई जातियाँ आती हैं। नई नई जातियाँ आती हैं तो वह अलग अलग या बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को बहुत फिट जो कि सेट करती हैं, नेचुरल सिलेक्शन में फिट बैठती हैं। काजेज की बात करें तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन इसका बहुत प्रमुख कारणों में एक है, फिर नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ऐसे तमाम सारे कारण अभी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें, इसकी में कमियां भी हैं, तो सबसे प्रमुख डिसएडवांटेज इसका यही है कि जब नई नई जातियों का फॉर्मेशन होगा पुरानी जातियों से, तो यहाँ पर क्या जाएगा, जातियों के एक्सटिंक्ट होने का खतरा, जातियों के विलुप्त होने का खतरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि जो नई नई जातियाँ जो बनेंगी तो इन जातियों के अंदर स्टेबिलिटी जो होगी वो ओल्ड जातियों के कंपैरिजन में कम होगी। तीसरा इसमें कमी है कि जो नई जातियां का फॉर्मेशन होगा, अगर अचानक क्लाइमेटिक चेंजेज या कोई परिवर्तन होता है तो उसमें उतना फिट, उतना बेहतर ढंग से नहीं बैठेंगे। अब हम लोग एक एक करके इतने सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए, स्पेसिएशन या हिंदी में प्रजातिकरण, सिंपल सा मीनिंग है कि नई जातियों का फॉर्मेशन। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है,
कि द टर्म स्पेसिएशन वाज कॉइन्ड बाय अमेरिकन बोटेनिस्ट O.F. कुक इन 1906। मीनिंग स्पेसिएशन शब्द को जो देने का श्रेय है एक अमेरिका के बोटेनिस्ट थे और ये उद्विकास का भी इनमें कुक साहब का उद्विकास में भी बहुत बड़ा योगदान था। तो इन्होंने 1906 में जो कि स्पेसिएशन शब्द को दिया, मतलब एक स्पेशल टर्म यूज किया कि जो ओल्ड जातियों से जो जेनेटिकली नई जातियों का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग स्पेसिएशन शब्द का यूज करें। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन स्टेबलाइज्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन 1859। लेकिन स्पेसिएशन के पीछे का रीजन क्या है, स्पेसिएशन होता कैसे है, कौन कौन से कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं, इन सब सारी चीज़ों को उनसे काफ़ी पहले चार्ल्स डार्विन साहब ने 1859 में इस बात को बता दिया था। तो मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। तो इसी ग्रेट कंट्रीब्यूशन के कारण ही हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ स्पेसिएशन किसको कहते हैं? चार्ल्स डार्विन साहब को। मतलब चार्ल्स डार्विन को हम लोग प्रजातिकरण के पिता इसीलिए कहते हैं कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेसिएशन के बारे में इतना डिटेल, व्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को दिया था। अब परिभाषा अगर हम लोग सिंपल इसकी परिभाषा में तो स्पेसिएशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्पीसीज एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। मीनिंग क्या हो गया? स्पेसिएशन एक उद्विकासी प्रक्रिया है जो बहुत ग्रेजुअल, धीमी गति से क्रमिक होने वाली प्रक्रिया है जिसमें पहले से मौजूद जातियों से जेनेटिकली डिफरेंट नई जातियों का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब इसके बाद जो है कि प्रश्न ये आता है कि जो नई जातियां पहले से मौजूद जातियों से उत्पन्न होंगी तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या मिलेगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ेगी। और जितनी ज़्यादा कहीं पर भी किसी परिवार में, चाहे हम लोग प्लांट की बात करें, चाहे एनिमल की बात करें, चाहे मनुष्य की बात करें, जेनेटिक वेरिएबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो ऐसी जातियों के अंदर एडाप्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती, बेहतर होती। इस मतलब जो कि जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू। अब देखिए ये 5 नंबर में अलग से कई बार पूछा हुआ कि एडवांटेज ऑफ स्पेसिएशन, मतलब नई जातियों के फॉर्मेशन होने का लाभ क्या क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। मतलब नई नई जातियों को जब फॉर्मेशन होगा, स्पेसिएशन जब बढ़ेगा तो इससे बायोडाइवर्सिटी हमारे बढ़ेगी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैव विविधता जिसको हिंदी में बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में विविध प्रकार की एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, पेड़ पौधे, जंतुओं की जो तमाम जातियां होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जितना रिच होगी तो इसका मीनिंग क्या कि हमारा इकोसिस्टम उतना अस्थायी होगा, उतना हेल्दी होगा। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इकोसिस्टम, इन्हेंस इकोसिस्टम जो कि स्टेबिलिटी। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे इकोसिस्टम का अस्थायित्व बढ़ेगा। देखिए अब कैसे बढ़ेगा, इसके पीछे का रीजन ये है, जैसे अगर हम लोग इसको पहले एक पर्टिकुलर समुदाय पर, कोई पर्टिकुलर एरिया है, समुदाय या गांव है। अब उस गांव में क्या हुआ कि विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लोग हैं भाई। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एज के हैं, कुछ लोग बहुत कम एज के हैं, कुछ लोग क्या है, मीडियम एज के हैं। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली उत्पन्न होता तो जाहिर सी बात होगा सेक्सुअली कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस होता तो जेनेटिकली डिफरेंट होगा ही। तो किसी गांव में अगर अलग अलग विविध एज के लोग हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा सा जहाँ पर अगर जो कि तजुर्बे का आवश्यकता पड़ेगी तो जो अधिक उम्र के लोग हैं उनके अंदर जो कि मतलब जो कि तजुर्बा ज़्यादा है, सहनशीलता उनके अंदर ज़्यादा है। जहाँ पर अगर जोश या इमोशन की बात है तो वहाँ पर क्या, जो कम उम्र के लोग उस चीज़ को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और जहाँ पर टेक्निकल ज्ञान, अगर टेक्निक की बात हो, तकनीकी की बात हो, तो जो मध्यम एज के लोग हैं जिनको कि तमाम सारे तकनीकी का भी ज्ञान है तो क्या करेंगे, वो उस एरिया को एडजस्ट कर लेंगे।
लेकिन कहीं पर क्या हो कि सिर्फ एक ही ओल्ड एज के ही हों या मीडियम एज के ही हों या एकदम न्यू ओल्ड के एज के हों, तो फिर क्या जाएगा उस गांव में, वहाँ पर क्या होगा, अस्थायी तो नहीं रहेगा। तो वैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में जेनेटिकली जब विविध प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, माइक्रोब्स रहेंगे तो क्या जाएगा, वह इकोसिस्टम हमेशा अस्थायी रहेगा। मतलब उसमें जैसे से एनवायरनमेंट में अगर हल्का फुल्का चेंजिंग वेरिएशन होता है तो जेनेटिकली विविध होने से कुछ न कुछ जातियाँ उसमें अपने आप को एडजस्ट करती रहेंगी और उनसे नई जातियों का फॉर्मेशन होता रहेगा। अगला पॉइंट है रिड्यूसिंग कंपटीशन। मतलब नई नई जातियों के फॉर्मेशन होने से जातियों के बीच जो संघर्ष है, जो कंपटीशन है, वह कम होगा। अभी कैसे कम होगा, देखिए सिंपल से मीनिंग है जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में एक ही प्रकार के 100 जातियां हैं, मतलब सेम टाइप के 100 ऑर्गेनिज्म हैं। तो जब जेनेटिकली सेम टाइप के 100 ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो 100 के 100 की रिक्वायरमेंट क्या होगी, सेम होगी। तो जब 100 की रिक्वायरमेंट सेम होगी तो इनके बीच भोजन के लिए, पानी के लिए, रहने के लिए, मैटिंग के लिए क्या होगा, संघर्ष ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर खतरा इनके जीवन को ज़्यादा रहेगा, संघर्ष में कोई भी समाप्त हो सकता है। वहीं बगल में अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, ठीक इतने ही एरिया में क्या हो कि 4 अलग अलग यहाँ पे ग्रुप हों और सबकी संख्या क्या हो, 25-25 हो। ठीक, तो जब उतने एरिया में 25-25 के 4 टाइप के अगर ऑर्गेनिज्म है जेनेटिकली, तो मतलब क्या कहा जाए, चारों ग्रुप जो जेनेटिकली डिफरेंट है तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, उनका भोजन पानी अलग होगा, स्पेस अलग होगा, मैटिंग का तरीका अलग होगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 25-25 है तो इनके बीच संघर्ष कम होगा, और जब संघर्ष कम होगा तो वहाँ चांसेज ये रहेगा कि उनके बीच कंपटीशन जब कम होगा, संघर्ष कम होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, लंबे समय तक रहेंगे। तो जब इकोसिस्टम में विविध प्रकार की जेनेटिकली डिफरेंट प्रकार की जातियां आएंगी तो उनके बीच कंपटीशन कम होगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो होगी वह अलग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट एडाप्टेबिलिटी। फैसिलिटेट मतलब बढ़ावा देना, और एडाप्टेबिलिटी मतलब किसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की प्रवृत्ति। तो जब हमारे इकोसिस्टम में जेनेटिकली विविध प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, माइक्रोब्स रहेंगे तो बदलते इन्वायरमेंट में उसमें से कुछ न कुछ उनकी संख्या ऐसी रहेगी जो इन्वायरमेंट में अपने आप को या किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को कुछ न कुछ एडजस्ट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा इकोसिस्टम चलायमान होगा, गतिमान रहेगा। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो बढ़ने से ऑर्गेनिज्म के बीच एडाप्टेबिलिटी की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। 5वां है इम्प्रूव सर्वाइवल। इससे क्या हो जाएगा कि जातियों के बीच जो सर्वाइवल कैपेसिटी है, जीवित होने की क्षमता है, जो दर है, वह ज़्यादा होगी। भाई जब विविध प्रकार के जीव जंतु रहेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, रिक्वायरमेंट जब अलग अलग होगी तो उनके बीच क्या होगा, संघर्ष कम होगा, और जब उनके बीच संघर्ष कम होगा तो उनके क्या होगा, जीवित रहने की संभावना, सर्वाइव करने की संभावना के आगे बेहतर होगी। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में सेम टाइप के अगर कई हज़ार लोग हैं, कई हज़ार ऑर्गेनिज्म हैं, पेड़ पौधे, सबकी रिक्वायरमेंट सेम है, तो फिर क्या उस संघर्ष में, उस जाति संघर्ष में जो सबल रहेगा, जो जीतेगा वह तो जीवित रहा, और उस जाति संघर्ष में भोजन पानी मैटिंग में किसी की कमी होती तो क्या होगा, दूसरा नियम खत्म हो जाएगा। 6वां पॉइंट है इकोलॉजिकल बैलेंस इंक्रीजेज। अब किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अगर जो विविध प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु जेनेटिकली आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे इकोसिस्टम का जो बैलेंसिंग है वह बढ़ेगा, मतलब वह इकोसिस्टम हमारा अस्थायित्व ले आएगा। और लास्ट पॉइंट है 7वां प्रमोट जेनेटिक डाइवर्सिटी। वही बताया गया कि जब नई नई जातियाँ आएंगी तो इससे जाति के बीच क्या हो जाएगा, आनुवांशिक विविधता बढ़ेगी। तो जब आनुवांशिक विविधता बढ़ेगी तो जो नई जातियाँ आएंगी उनके बीच ये तमाम सारे गुण फीचर मौजूद रहेंगे। अब हम लोग आते हैं अगले पड़ाव पर, कॉजेज ऑफ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए पहला क्या है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मीनिंग यही है कि जैसे किसी पर्टिकुलर
जो कि स्पीसीज के अगर सपोज 20 ऑर्गेनिज्म हैं, अब 20 ऑर्गेनिज्म किसी कारण से एक दूसरे से इतना सेपरेट हो गए, आइसोलेट हो गए, जैसे उनके बीच में बाय द वे कोई समुद्र आ गया, नहर आ गया, कोई पहाड़ आ गया, कि फिर वो आपस में न मिल पाए। तो जब जियोग्राफिकल आइसोलेशन के द्वारा अलग अलग हो जाएंगे तो फिर क्या जाएगा, फिर वह धीरे धीरे वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब अगर हम 2-4-5 पीढ़ी उनकी बीत जाए, उसके बाद अगर हम उनके जो अलग अलग, जैसे क्या है कि एक ही स्पीसीज है, बताया गया ना, एक ही स्पीसीज के सपोज 20 ऑर्गेनिज्म हैं, और 20 ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग जो है कि 4-4 का ग्रुप बना करके 4-4 का ग्रुप बना करके 4 ग्रुप में डिफरेंशिएट कर दें, और चारों ग्रुप क्या हो, आपस में फिर मिल ना पाए, उनके बीच कोई बहुत बड़ा समुद्र हो, पहाड़ हो, ऐसा कोई एरिया आ जाए जो जियोग्राफिकली उनको डिफरेंशिएट कर दे, तो 2-4-5 पीढ़ी बाद हम क्या देखेंगे कि इन चारों की जो पॉपुलेशन है उनको अगर हम एक जगह ले आएँ और उनमें कंपैरिजन करेंगे तो क्या पाएंगे कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली वह डिफरेंशिएट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन में डिफरेंशिएट हुए तो वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार क्या उनमें धीरे धीरे क्या परिवर्तन होगा और तमाम सारी चीज़ें वहाँ पे बदलती हमें प्रतीत होगी। नेचुरल सिलेक्शन ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले हम लोग पढ़े कि नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं तो नेचर क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्वतः अपने आप सेलेक्ट करती है। मतलब नेचर में जैसे परिवर्तन चेंजिंग हो रहा है तो जो भी स्पीसीज पेड़ पौधे की, माइक्रोब्स की, एनिमल की, ह्यूमन बींग, जो भी अपने आप को नेचर के अनुसार क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, एडाप्ट करेगा, उसको तो नेचर सेलेक्ट कर लेगी। और जो नेचर के खिलाफ रहेगा, उसके अनुसार एडजस्ट नहीं करेगा तो उसको नेचर क्या करेगी, समाप्त। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब किसी पर्टिकुलर जो कि पॉपुलेशन में उसके एलिल्स में जो रैंडम चेंजिंग या मॉडिफिकेशन है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण भी क्या होता है, चेंजेस, परिवर्तन होते हैं। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन में आप लोग यही पढ़े होंगे कि सडन चेंज इन डीएनए, मतलब किसी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण डीएनए में जो चेंजेज होता है उसके द्वारा जो नई ऑफस्प्रिंग, जो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसके द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बनती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। हाँ, ये आवश्यक नहीं है कि म्यूटेशन हर केस में यूजफुल ही हो। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या देखेगा कि म्यूटेशन जो होता है वह हार्मफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब जो तमाम सारी जीव जंतुओं की जो मतलब जातियां हैं वह रिप्रोडक्टिवली अगर देखा जाए तो डिफरेंट होती, अलग अलग होती हैं। तो रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अलग आइसोलेट होती हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में चले गए तो उनके रिप्रोडक्टिव मैटिंग जो तमाम सारे प्रोसेस तरीके हैं वह बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी क्या करता है, नई जातियों के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होता है। हैबिटाट आइसोलेशन मतलब कोई भी पर्टिकुलर अगर ऑफस्प्रिंग है किसी पर्टिकुलर हैबिटाट्स में पाई जा रही है, अगर हम उसके हैबिटाट को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, उस स्पीसीज में भी क्या होगा, मॉडिफिकेशन, चेंजेज देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी। देखिए आप लोग इसके पहले एनिमल केस में अगर देखा जाए तो पॉलीप्लॉइडी क्या है, एनिमल या ह्यूमन बीइंग केस में बहुत सफल नहीं है। पॉलीप्लॉइडी का मीनिंग क्या हो गया कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर एक सेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे सिंपल से अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, गेहूं का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो अगर इसमें किसी स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 8 है, मतलब 2x या डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो अगर हम ऐसे गेहूं की स्पीसीज बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 4 हो, तो इसको हम लोग हैप्लॉइड बोलेंगे। 8 है तो डिप्लॉइड हो गया। अब अगर यहीं पर हम ऐसी स्पीसीज बना दें जिसमें क्या आ जाए, 12 हो जाए तो हमारा ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। अगर 16 हो गया तो हमारा क्या, ये हमारा कि टेट्राप्लॉइड हो गया। तो ऐसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म या सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, मोर देन 2 सेट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। तो प्लांट केस में प्रोसेस क्या होती है, बहुत फेमस है। पॉलीप्लॉइडी प्लांट जो कि बनाने से लीफ की साइज क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ जूस कंटेंट, उसके अंदर जो कंटेंट की मात्रा क्या होती है वह बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं एग्जाम्पल में।
एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिएशन के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से, कि यहाँ पर हम लोग केवल 6-7-8 केवल एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। ये भी कई बार वाइवा में पूछ देता है कि स्पेसिएशन कुछ एग्जाम्पल। देखिए इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, डार्विन्स फिंचेज इसके स्पेसिएशन के एग्जाम्पल हैं। फिर है गैलापागोस आइलैंड, एपल मैगॉट फ्लाई, एल्बर्ट स्क्वेरल्स है, लंदन अंडरग्राउंड मॉस्किटो, फिर इसके बाद कि कैरेबियन लीजर्ड्स हैं, कैलिफोर्निया सैलमेंडर है और ग्रीनिश वार्बलर्स है। ये कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं जो कि मतलब ये ओल्ड जातियों से, पहले से मौजूद जातियों से इनका फॉर्मेशन हुआ है स्पेसिएशन के द्वारा। अब हम लोग आते हैं टाइप पर। देखिए टाइप हम लोग केवल यहाँ पे नाम पढ़ेंगे क्योंकि टाइप जो मुख्य रूप से एलोपैट्रिक और जो कि सिम्पैट्रिक दो एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दो अलग अलग वीडियो में हम लोग इसके बारे में फिर डिटेल पढ़ेंगे कि एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक से टाइप के पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जो 4 प्रकार के स्पेसिएशन को अभी खोजा गया है, जिसमें एलोपैट्रिक या जिसको हम लोग जियोग्राफिकल आइसोलेशन बोलते हैं, इसके कारण से होता है। पेरीपैट्रिक या इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल पेरिफेरल आइसोलेशन के नाम से जानते हैं। फिर पैरापैट्रिक है और चौथा है सिम्पैट्रिक जो कि स्पेसिएशन या न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन विद इन सेम एरिया। तो 4 टाइप में हम लोग पहले और चौथे के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आप लोग इसमें यही जानेंगे कि इसके 4 टाइप हैं। हाँ, कॉमन इसमें यही है, एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक। अब हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं डिसएडवांटेज, मीनिंग कि स्पेसिएशन से नई जातियों के फॉर्मेशन से या प्रजातिकरण के नुकसान क्या क्या है। नुकसान भी इसके बहुत सारे। देखिए पहला क्या है, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब स्पेसिएशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, चाहे हम लोग म्यूटेशन करके नई नई जातियों को बनाएं, चाहे किसी अन्य कारण से या जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम लोग बनाएं, तो स्पेसिएशन से क्या हो कि जो हमारी स्थानीय जातियां हैं, जो पेरेंट्स जातियां हैं, उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो अगर एक बार कोई जाति अगर विलुप्त हो गई तो फिर हम उसको दोबारा अस्तित्व में ले आना बहुत कठिन कार्य है। दूसरा है लॉस ऑफ जेनेटिक जो कि डाइवर्सिटी, इससे क्या हो जाएगा कि जो जेनेटिक विविधता होगी क्या कि वह खत्म होगी। जैसे मीनिंग क्या, अगर इसे अभी बताया गया ना कि जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज अगर कम है इन्वायरमेंट में, तो हर स्पीसीज का एक निश्चित जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जब हम तमाम सारे अलग अलग विविध प्रकार के स्पीसीज के डीएनए को आपस में हम लोग मिक्स करके तमाम सारी नई नई जातियां बनाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे किसी भी जाति का ओरिजिनल डीएनए कंटेंट नहीं रह जाएगा। मतलब हर जाति में क्या हो जाएगा, हर पेड़ पौधे जीव जंतु माइक्रोब की जातियों में क्या हो जाएगा कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएंगे। तो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, जिससे क्या हो जाएगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस होगा। तीसरा है जो कि इन ब्रीडिंग जो कि डिप्रेशन। अब जब हम नई नई जातियों का फॉर्मेशन करेंगे तो इसमें कई बार क्या है कि हमें एक तरीके से ब्रीडिंग फोर्सफुली करना होता है। जैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है तो आप देखेंगे हर ऑर्गेनिज्म में जो मैटिंग की प्रक्रिया, किसी में सॉन्ग, उसके पहले क्या मतलब सॉन्ग है, किसी में कोई अलग अलग प्रकार का नृत्य है, तमाम सारे अलग अलग प्रक्रिया प्रोसेस होती है। तो जब हम अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच अगर हम मैटिंग कराएंगे तो यहाँ पर इन मैटिंग डिप्रेशन की समस्या आएगी। तो इससे भी क्या आ जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म है उनका लॉस होगा, वो खत्म होंगे। और चौथा है प्रोडक्शन ऑफ इनफर्टाइल हाइब्रिड्स। अब अगर हम म्यूटेशन के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के द्वारा जो तमाम नई जातियां बनाते हैं तो कई बार देखा गया मेजॉरिटी ऑफ केसेज में जो नई जातियां बनती हैं वह जेनेटिकली इनफर्टाइल होती है, मतलब उनके अंदर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की क्षमता या कैपेसिटी नहीं होती है। तो अगर हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन को, जेनेटिक जो चेंजेज है या जो म्यूटेशन है, इसको अगर हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं तो आने वाली जातियों में ठीक है बाझपन की समस्या बढ़ती है। तो अगर ऐसे ही रहा तो फिर क्या, एक समय इनफर्टाइल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगला पॉइंट है लेस एडाप्ट टू रैपिड चेंज। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जातियाँ होती हैं, अगर सिंपल से आप लोग देखेंगे अगर हम लोग गाय भैंस कुत्ते में जो तमाम सारी जातियाँ देखें जिसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई किए हैं, जो हाइब्रिड हैं, संकर हैं, उनमें क्या है
उनमें देखेंगे आप लोग कि वह इन्वायरमेंट अभी देखें सिंपल सा, अगर जो देसी गाय हैं, देसी कुत्ते बिल्ली हैं, वह 40 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर में बिल्कुल नॉर्मल एकदम इंजॉय से रहते हैं। और जितनी हाइब्रिड गाय हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, देखिए उनको जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, कम हुआ, कोई सब थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, बहुत जल्दी वो अपने आप क्या करते हैं, वो जो कि ख़त्म होने लगते हैं, मतलब उन्हें तमाम सारी बीमारी समस्या होने लगती है। तो वही बता रहे हैं कि लेस एडाप्ट टू रैपिड चेंज। ऐसी जो संकर जातियां हैं, हाइब्रिड जो हैं, उनमें मतलब बदलते इन्वायरमेंट के अंदर या जो रैपिड चेंजेज अगर इन्वायरमेंट में होता है तो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा। इसीलिए आप लोग देखेंगे जो तमाम सारी जर्सी गाय होती है ना, गर्मी का मौसम आया तो वहाँ पे कूलर यूज करना है, ठंडी का मौसम है तो उसके लिए भी हमें व्यवस्था करना है। और जो देसी गाय है क्या है, उनके अंदर जो प्रवृत्ति है एडाप्ट करने की ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन दूध की कंटेंट वहाँ पर अलग है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर इससे है, क्या पूछा गया है, हाइब्रिड और साइब्रिड में क्या अंतर है, हाइब्रिडाइजेशन और साइब्रिडाइजेशन। देखिए सिंपल सा है, जैसे अगर हम लोग देखें, देखिए 2 सेल हैं, जैसे एक सेल ए हो गई और एक सेल ए हो गई। इसमें इसका न्यूक्लियस ए है और यहाँ इसका न्यूक्लियस क्या है, बी है। तो दो न्यूक्लिएटेड सेल को जब हम फ्यूज कराते हैं, दो मतलब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिएटेड सेल, 2 न्यूक्लिएटेड सेल को जब हम फ्यूज कराएंगे तो इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिएटेड सेल, 2 न्यूक्लिएटेड सेल को फ्यूज करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, और इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। वहीं पर अगर हम देखें सिंपल से यहीं पर है, अगर हम लोग 2 सेल ले लिए, अब देखिए एक सेल ए और बी, अब जिसमें फ्यूज कराना हो तो फ्यूजन के दौरान हम क्या करें, एक सेल के न्यूक्लियस को हम लोग क्या करें, डिग्रेड कर दें। मीनिंग क्या है, एक सेल का न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म है, और दूसरे सेल का केवल अगर साइटोप्लाज्म हो, तब इस फ्यूजन के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, साइब्रिड। मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिएटेड एंड ई न्यूक्लिएटेड सेल, 2 सेल जो हम लोग फ्यूज करा रहे हैं, एक में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों हो, दूसरे में केवल साइटोप्लाज्म हो, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिएटेड एंड ई न्यूक्लिएटेड सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, साइब्रिड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइब्रिडाइजेशन। अब ये आवश्यक क्यों है, तो जैसे हमारे पास क्या कोई 2 अलग अलग डिफरेंट सेल हो, अब एक सेल के केवल साइटोप्लाज्म में जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं की अगर हमें आवश्यकता है, और दूसरे सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का है, तो हम क्या करते हैं, एक सेल के न्यूक्लियस को डिग्रेड कर देते हैं केमिकली या हीट या किसी अन्य माध्यम से, और इसके बाद एक सेल है तो न्यूक्लिएटेड, दूसरा ई न्यूक्लियस को फ्यूज करके हम साइब्रिड बनाते हैं, और प्रोसेस साइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और लास्ट पॉइंट है म्यूटेंट ट्रैट। जब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर जो नई जातियाँ आती हैं वो म्यूटेंट टाइप की होती हैं, तो इससे भी क्या हो जाएगा, जब म्यूटेंट टाइप की होंगी तो उनमें तमाम प्रकार की समस्या, डिजीज आगे जा कर के देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में अगर हम लोग समरी के रूप में देखें तो क्या है, स्पेसिएशन क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, किससे, प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज, पहले से मौजूद जातियों से जेनेटिकली नई डिफरेंट जातियों का फॉर्मेशन स्पेसिएशन कहलाएगा। स्पेसिएशन शब्द का उपयोग सबसे पहले अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे कुक, उन्होंने इसका यूज किया था, लेकिन स्पेसिएशन के मैकेनिज्म को चार्ल्स डार्विन साहब ने दिया था, इसलिए चार्ल्स डार्विन को हम लोग फादर ऑफ स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में मुख्य रूप से जानेंगे कि स्पेसिएशन के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को बहुत कंसंट्रेट होकर के बिना स्किप किए हुए देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को हमारे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।